हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज़ डिफेंस डीसी। और जो हमारी पॉलिटी की महान प्रताप सीरीज़ चल रही है उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। ये सीरीज़ आपके लिए पॉलिटी का जो जिस भी एग्ज़ाम पॉलिटी आती है, चाहे CAPF का हो या CDS का हो या FCAT का हो या RPSC स्टेट का RAS का एग्ज़ाम हो या UPPSC का हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या BPSC, जिस भी एग्ज़ाम पॉलिटी आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। UPSC प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें लक्ष्मीकांत में जो भी दिया हुआ उसका एक तरह से निचोड़ है। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और आज की ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर और डाले हुए हैं, तो पहले आपको उनको देखना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रिवीजन के लिए देख रहे हैं तो ठीक है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, जहाँ से अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असली में स्टार्ट होता है प्रीएम्बल के बाद। तो मेरा नाम है दिनेश चौहान और मैंने FCAT, CDS, NDA, एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को मेरे ख्याल से सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि नया चैनल है, आपका सपोर्ट दिखेगा, यही हमको मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छा लेक्चर तैयार करने के लिए। तो गाइज़, यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसका पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपको याद रखना है, पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर क्या देगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसका मतलब क्या है, संघ और इसके क्षेत्र। समझ रहे हो ना बात। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अपन, इसके 4 आर्टिकल आते हैं इसके अंदर, 1 से लेके 4। इतना भी आपको याद रखना है कि इसके अंदर कितने आर्टिकल आते हैं। इसके अंदर आते हैं 4 से लेके, मतलब जो 1 से लेके जो 4 तक आर्टिकल हैं वो इसके अंदर आते हैं। और ये लक्ष्मीकांत के कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आज हम, लक्ष्मीकांत का 5वां और 6वां चैप्टर, उसी को लेके ये लेक्चर बनाया गया है। और हाँ, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि लेक्चर में सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो नोट्स हैं इनमें सब कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे मुंह से जितनी बात निकलेंगी इस लेक्चर के दौरान बोली गई एक एक बात जो भी मेरे मुंह से निकलेगी इम्पोर्टेंट है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो 1 सेकंड। हाँ, तो आर्टिकल 1 की अगर बात करें, सबसे पहला आर्टिकल पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लो, आर्टिकल का मतलब है अनुच्छेद, और शेड्यूल का मतलब है अनुसूची, और पार्ट का मतलब है भाग। तो भाग 1 पढ़ने वाले इसके अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत क्या है, यूनियन है किसका, राज्यों का। भारत एक राज्यों का संघ है, और यही 2 नाम है बस भारत के संविधान में। भारत के संविधान में इंडिया के कितने नाम दिए हुए हैं, एक तो इंडिया और एक भारत। इन 2 नाम के अलावा इंडिया का कोई भी ऑफिशियल नाम नहीं है। जैसे हिंदुस्तान वगैरह ये सब बोलने वाले नाम है, असली में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी हिंदुस्तान में जैसा कोई वर्ड लिखा नहीं हुआ है, इंडिया और भारत लिखा हुआ है बस। आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है, अनुच्छेद 2। देखिए सिंपल सी बात है, आपको 4 आर्टिकल मुंह पर रटने होने चाहिए। मैं एक मिनट में आपको रटवा दूंगा। आर्टिकल 1 इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 में किस बारे में बात होती है, आर्टिकल 2 क्या करता है, ये एम्पावर करता है इंडियन पार्लियामेंट को, किस लिए, टू एडमिट न्यू स्टेट्स इन यूनियन या इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर कोई भी नया राज्य मिलाना है उसमें, या किसी नए राज्य का गठन करना है, मतलब जो किसी भी नई चीज़ का गठन करना है, राज्य का, चीज़ नहीं मतलब राज्य का, तो कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी राज्य का गठन कर सकते हैं, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल नंबर 2। ठीक है जी। और आर्टिकल 3, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। कैसे, आर्टिकल 3 भी इसी बारे में, लेकिन आर्टिकल 3 में क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट बाउंड्री मैनिपुलेशन। नाम से समझ आ रहा है कि अगर कोई पहले से कोई राज्य अगर बना हुआ है, उसकी बाउंड्री मैनिपुलेट करनी है, इसको छोटा बड़ा करना है, या किसी राज्य का नाम चेंज करना है, इस सब के लिए कौन सा काम करेगा, आर्टिकल नंबर 3। अब देखिए, जैसे कुछ हमने से कल को हम पाकिस्तान को कब्जा लेते हैं और उसे अपने भारत का नया राज्य घोषित कर देते हैं, ये पाकिस्तान नया राज्य, तो कौन से आर्टिकल से बनेगा, आर्टिकल 2, क्योंकि वो नया राज्य है। कोई भी नई हथियाई हुई ज़मीन जो है उसको अगर ऐड कर देंगे तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आ जाएगी। किसी भी नए राज्य का गठन हो जाएगा अगर, वो भी आर्टिकल 2 के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर हमको राजस्थान को बीच में से काट के, जैसे भरतपुर वाली अगर साइड को हटा दें और उधर वाले स्टेट का नाम दोबारा से राजपूताना करना है, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो स्टेट है पहले से जो राजस्थान है उसको बाउंड्री मैनिपुलेशन तो क्या है। अब हाँ, क्या इसके लिए स्टेट की मंजूरी जरूरी है, बिल्कुल नहीं, स्टेट बस रिक्वेस्ट कर सकता है। अब उसको पार्लियामेंट माने चाहे ना माने, बेसिकली मोदी जी चाहें तो किसी भी राज्य का नाम उस स्टेट से बिना पूछे चेंज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री को भी चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 4 किस बारे में बात करते हैं, देखिए फर्स्ट में तो बस इंडिया की डेफिनेशन दे दी कि भारत क्या राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2, 3 का मैंने बता दिया, कोई नया राज्य बनाना है और कोई पुराने राज्य की बाउंड्री मैनिपुलेट करनी है। ठीक है। अब आर्टिकल 4 का, अगर कोई भी नई स्टेट बनेगी या कुछ भी बाउंड्री मैनिपुलेट होगी, कुछ भी होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, तो जैसे ही आर्टिकल 2 लगता है तो उसके साथ आर्टिकल 4 को भी अपने आप ही
काम करना पड़ता है। कैसे? आर्टिकल 4 में क्या करना पड़ता है? आर्टिकल 4 ये बोलता है अगर कुछ भी कोई भी नई स्टेट बनती है तो हमको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 मतलब अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में उसका क्या है नाम मतलब ऐड करने पड़ेंगे कुछ चीज़ें। अब अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में राज्यों के नाम है। क्या है अनुसूची 1 में? क्या लिखा होता है? जितने भारत में राज्य हैं उनके नाम लिखे हुए हैं अनुसूची 1 में। तो आप इसे समझ गए कि अगर कोई नया राज्य अगर बनता है तो क्या करना पड़ेगा? पहले अनुसूची 1 में उस राज्य का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है। अब अनुसूची 4 या शेड्यूल 4 का क्या मतलब है? इसमें राज्यसभा में उस राज्य से कितनी सीट जाने वाली हैं। हर राज्य की कुछ सीटें हैं ना, सबसे ज़्यादा सीट्स हैं यूपी से, राजस्थान से कितनी सीटें हैं, एमपी से कितनी सीटें हैं, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। तो जैसे ही भाई तुमने कोई नया राज्य बनाया तो उसमें कुछ सीट भी आएंगी राज्यसभा की। बाउंड्री मैनिपुलेट अगर की किसी स्टेट की कम छोटी कर दी तो उसकी सीट्स कम हो जाएंगी राज्यसभा की। तो ये सब हमें किस में डालना पड़ता है? शेड्यूल नंबर 4 में डालना पड़ता है। तो आप समझ गए कि आर्टिकल 2 या 3 अगर लगेगा तो अपने आप ही आर्टिकल 4 का यूज करना पड़ेगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला के ये काफ़ी ईजी है पार्ट 1 मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले में तो इंडिया की डेफिनेशन दी हुई है, आर्टिकल 2, 3 किस बारे में बात करता है और 2 और 3 का यूज होगा, तो 4 किस तरह से काम करेगा आपको मैंने बता दिया। शेड्यूल 1 और 4 में ऐड करना पड़ेगा हमें कुछ, और क्या ऐड करना पड़ेगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको वीडियो को पीछे करके देखना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखिए कुछ एक आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है। जैसे जिस वक्त राज्यों के गठन हो रहे थे या राज्य जब मतलब जब स्टेट बनाई जा रही थी तो कुछ कमीशन बन रहे थे, तो उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, ये सब आपको नोट्स में ऐड करना है, ये PDF में नहीं लिखा हुआ है। कमीशन का नाम है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन देखिए था ये कि जब आंध्र प्रदेश बना था तो उसी वक्त ये डिमांड उठ रही थी कि भाई जो राज्य हैं एक नया मतलब अन्य जगहों से भी ये मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर मतलब लैंग्वेज के बेस पे एक अलग स्टेट बनाए जाएं। तो ये सब की वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा मजबूरी में एक आयोग बनाना पड़ा जिसका नाम क्या था? फजल अली आयोग। इसमें 3 लोग थे टोटल, एक तो खुद जो फजल अली जो इसके चेयरमैन थे बेसिकली, और उसके 2 थे मेंबर के नाम क्या थे आपको नोट करना है? KM पणिक्कर और HN कुंजरू। KM पणिक्कर और HN कुंजरू ये 2 लोग थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में इन्होंने जो अपनी फजल अली कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है भाषा के आधार पर या लैंग्वेज के बेसिस पर राज्य हमको रीऑर्गेनाइज कर देने चाहिए। लेकिन इससे एक दूसरा सवाल खड़ा हो गया, क्या? इसकी सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल क्या है? इंडिया की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अगर लोग लैंग्वेज के आधार पर अगर डिवाइड कर दिए जाएंगे, अगर इस तरह से विभाजन कर दिया जाए तो भाई ये तो एकता के खिलाफ है भारत की। तो इस तरह के कुछ अलग मत भी दिए गए, ठीक है। लेकिन लास्ट में मतलब किसी भी स्टेट को बनाने के लिए फजल अली कमीशन ने क्या तर्क दिए, क्या मतलब चार बड़े फैक्टर बताए कि इन वजहों से ही राज्य बनाया जा सकता है। कैसे? हमें देश की एकता और सुरक्षा का ध्यान रखना है, पहला तो यही है, ठीक है जी। दूसरा क्या है कि और जैसे कोई एक भाषा है जो खत्म होने वाली है, उस भाषा का संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी राज्य बनाया जा सकता है। या किसी इस फील्ड पे अगर किसी जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या था कि तेलंगाना जो नया राज्य बना है उस तरफ विकास थोड़ा कम होता था, उस तरफ डेवलपमेंट क्या था थोड़ा कम था। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारी तरफ का जो एरिया है उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने अपना अलग से राज्य बनाया। अलग राज्य से क्या होगा? उस राज्य की नई गवर्नमेंट बनेगी, वहाँ पर नया डेवलपमेंट होगा। तो इस इकोनॉमिक तरीके से भी देख सकते हैं। ऐसे चौथा और क्या है? चौथा मतलब कुल मिला के लोगों के वेलफेयर के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। लोगों के भले के लिए अगर राज्य बनाना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के 4 उन्होंने कारण दिए थे। ये हम आपको बता देता हूँ, आपके दिमाग में बेसिकली होने चाहिए कि उन्होंने फजल अली जो कमीशन है उसने अपनी क्या रिपोर्ट दी थी, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो जाता है अपना पार्ट 1। अब बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में किस बारे में बात है? सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में बात हुई है। किस बारे में? नागरिकता। देखिए मैं आपको ना सिटीजनशिप को, ये जो पार्ट 1 है पार्ट 2 आपको यहीं के रट जाएंगे। देखिए पार्ट 1 आपको 1 मिनट रटी गया है, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है। पहले में क्या है? भारत की डेफिनेशन है इंडिया की। भारत के कितने नाम है? 2 ही नाम है, इंडिया और भारत, ठीक है। और 2 और 3 आर्टिकल में क्या है? 2 में तो वो है कि नया स्टेट अगर कोई बनाना है या कुछ भी करना है। आर्टिकल नंबर 3 में क्या है? बाउंड्री का अगर मैनिपुलेशन करना है तो वो है। 4 में क्या है? अगर इन दोनों का यूज होगा तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में क्या करना पड़ेगा? हमें चेंज करना पड़ेगा। शेड्यूल 1 के अंदर क्या है? स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। शेड्यूल 4 में क्या है? स्टेट्स की कितनी सीट राज्यसभा में ये लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से इतना तो आपके लिए क्लियर है। अभी जैसे ऐसे ही आपको सिटीजनशिप को भी रटवा दूंगा। पार्ट 2 में क्या देखा है? भाग 2 में सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल कवर होते हैं? 5 से लेकर 11 तक। ये आपके दिमाग होने चाहिए, 1 से 4, 5 से 11, ठीक है। अब 5 से 11, अब सिटीजनशिप होती क्या है? एक तरह की रिलेशनशिप है किसके बीच में? इंडिविजुअल और स्टेट, किसी व्यक्ति
और उसके जो देश है उसके बीच का एक तरह का संबंध। स्टेट का मतलब हमेशा, मैं जब बोलता हूँ स्टेट्स का मतलब समझ लिया गया आप, इसका मतलब देश के बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी स्टेट का मतलब राज्य होगा मैं खुद मुँह से बोल दूंगा। तो कुल मिला के देश और एक व्यक्ति के बीच की क्या है, रिलेशन है। भाई किसी दूसरे देश का व्यक्ति अगर यहाँ आ जाए तो कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ का नहीं है, क्योंकि उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है ही नहीं। तो एक तरह से हम यहाँ के हैं, ये कैसे पता चल रहा है कि हम यहाँ के सिटीजन हैं। यही हमारे और हमारे देश के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है या संबंध है। इतना आपको पता नहीं। सिटीजनशिप के क्या फायदे हैं, सिटीजनशिप से हमें क्या मिलता है। देखिए सिटीजनशिप से हमें राइट टू वोट डालने का अधिकार मिलता है, राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब समझ रहे हो उसका, इलेक्शन में पार्ट लेने का भी मौका मिलता है। तुम MP MLA कब बन सकते हो, जब तुम इंडिया के आदमी हो, इंडिया के सिटीजन हो। एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, देखिए यहाँ की अगर पब्लिक ऑफिस मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब आपको लगनी है, यहाँ की अगर कोई भी ऐसी पोजीशन जो गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट के अंदर आती है उसको अगर आपको होल्ड करना है तो आपको इंडिया का नागरिक होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीज़ें इससे मिलती हैं हमें। समझ के बाद सिटीजनशिप का क्या क्या फ़ायदा है, इससे वोट डालने का अधिकार मिलता है, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार मिलता है, और किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का अधिकार भी मिलता है। अब हाँ, लेकिन हाँ अभी आपने देखा होगा जैसे कई हमारी जो भर्तियाँ निकाली जाती हैं उनमें नेपाल के लोगों के लिए अलाउ किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि नेपाल से हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, इसी वजह से हम निकाल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वरना और किसी देश का आदमी यहाँ की भर्तियों में फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है जी। बात करें आर्टिकल 5 से लेके 8 में क्या दिया हुआ। अब देखिए मैंने बोला था टोटल मिला क्या था, 5 से 11 आर्टिकल में सिटीजनशिप के बारे में बताया। 5 से 11 दो तरह से पढ़ सकते हैं, इसको बाद में एलेबोरेट करूँगा मैं। पहले तो आप समझिए 5 से 8 में क्या बात की। 5 से 8 में तो सिटीजनशिप कैसे मिलेगी और कौन सिटीजन बनेगा इंडिया का, ये लिखा हुआ है। बस इस बारे में हम आगे बात करेंगे। 5 से 8 में क्या है, सिटीजनशिप कैसे मिलेगी और कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा, ये लिखा हुआ है, इतनी सी बात। ठीक है जी। और आर्टिकल 9 किस बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। 9, 10 और 11 ये तो आपको मुंह पर रटे होने चाहिए, कभी भी पूछ लेते हैं इनको। 9 में क्या है, सिटीजनशिप विल बी कैंसल्ड इफ ही एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट वॉलेंटरली। इसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी कब, अगर वो व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी और राज्य की सिटीजनशिप या और देश की सिटीजनशिप अगर ले लेता है। तो यहाँ का अगर कोई व्यक्ति है इंडिया का, वो अपनी मर्जी से जाके अमेरिका की सिटीजनशिप अगर ले लेता है तो उसकी अपने आप ही यहाँ की सिटीजनशिप वो है कैंसिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ का नागरिक अगर यहाँ का है तो उसके पास बस यहीं की सिटीजनशिप होगी, अगर वो कहीं और की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी यहाँ की अपने आप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये भी एक तरह का क्या होगा, रीजन ही तो हो गया सिटीजनशिप कैंसिल होने का। ठीक है, कि अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल। और बाकी जो रीजन है सिटीजनशिप कैंसिल होने का, उसके बारे में भी आगे लेक्चर में बात करेंगे। अब देखिए आर्टिकल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है भाई साहब कि मतलब 9 का आपको पता चल गया, किसी और देश की अगर सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडिया की अपने आप कैंसिल हो जाएगी। 10 में क्या लिखा हुआ है, 10 में लिखा हुआ है पर्सन विल बी सिटीजन इफ सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। ठीक है, कि पर्सन भारत का सिटीजन कब होगा, जब वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ के अनुसार सिटीजन होगा। पार्लियामेंट ने जो लॉ बना रखा है कि ये व्यक्ति सिटीजन होंगे, पार्लियामेंट ने जो मतलब भारत की संसद ने जो नियम बना रखे हैं, उन नियमों का अगर कोई आदमी पालन करता है, उन नियमों के हिसाब से अगर फिट बैठता है, तभी वो इंडिया क्या होगा, सिटीजनशिप। अब सुनिए आगे, अभी आपको 10 और 11 को कनेक्ट करके बताता हूँ। और पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक प्रोविजंस फॉर एक्विस्टेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब इसका मतलब समझिए, 10 तो क्या बोल रहा है, कोई आदमी सिटीजन कब होगा, जब वो पार्लियामेंट के बनाए गए रूल्स के मुताबिक अगर सिटीजन होगा तो सिटीजन माना जाएगा भारत का। 11 में क्या बोला है, पार्लियामेंट कोई भी रूल बना सकती है। तो बेसिकली इनका मतलब क्या हो, पार्लियामेंट कोई भी रूल बना सकती है, किस चीज़ के लिए, सिटीजनशिप देने के लिए और उसको कैंसिल करने के लिए। जो पार्लियामेंट के हाथ में पूरी पावर है सिटीजनशिप, आप मतलब से अभी मोदी गवर्नमेंट है तो मोदी गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो किस व्यक्ति को अपने राज्य का सिटीजन बनाना चाह रहे हैं और किसको नहीं चाह रहे हैं। और 10 क्या बोलता है, उन्होंने जो रूल बना दिए उसके मुताबिक ही अगर कोई व्यक्ति वो सारे जो रूल उन्होंने बनाए, अगर वो किसी के पालन उनका अगर कोई व्यक्ति करता है, तभी वो इंडिया का क्या होगा, सिटीजन होगा। तो बेसिकली क्या हो गया, गवर्नमेंट चाहेगी तो ही आदमी सिटीजन। अगर सुनो, आर्टिकल 11 का यूज करके पार्लियामेंट कल को बना देती है रूल, क्या कि सभी मांस खाने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या होंगे, इंडिया के सिटीजन होंगे, बाकी और कोई नहीं होगा। तो बस आर्टिकल 10 के मुताबिक जो मांस खाते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, सिटीजन हो जाएंगे। और जैसे मुझ जैसे लोग जो शुद्ध शाकाहारी हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कुल मिला के 9, 10, 11 आर्टिकल आपके मुंह पे होने चाहिए। अब ये हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है
जो हमने बात की थी पहले, सिटीजनशिप 5 से 8 के बीच में सिटीजनशिप के कुछ लेने के तरीके बताए हुए हैं कि आप कैसे भारत के सिटीजन या नागरिक हो सकते हैं। बाई बर्थ, जन्म से आप सिटीजन हो सकते हैं। कैसे? अगर आप इंडिया में पैदा हुए कब? 26 जनवरी 1950 की अगर बात, पहले ऐसा था रूल, ये पहले रूल था, ऐसा बताऊंगा अभी क्या रूल हो गया। ऐसा अगर 26 जनवरी 1950 के बाद अगर इंडिया में आप पैदा हुए हो, इंडिया के भीतर, तो आप क्या होगे? भारत के सिटीजनशिप कहलाओगे। लेकिन हुआ क्या था कि पहले कुछ रोहिंग्या मुसलमान वगैरह इधर आके अपने बच्चे पैदा कर देते थे, तो वो इंडिया के रूल के हिसाब से मतलब बाउंड्री, मतलब बांग्लादेश वगैरह की बाउंड्री पार करके, म्यांमार की बाउंड्री पार करके और यहाँ आके अपने बच्चे पैदा कर दिए, तो उसके हिसाब से उनके बच्चे क्या हो जाते थे? यहाँ के सिटीजन बन जाते थे। लेकिन 1986 में इस लॉ में क्या कर दिया? अमेंडमेंट कर दिया। क्या? इसमें बोला था कि 1 जुलाई 1987, 87 है ये, ठीक है, 1 जुलाई 1987 के बाद कोई व्यक्ति तभी सिटीजन होगा जब उसका कोई कम से कम कोई एक पेरेंट, जो माता पिता उनमें से एक इंडियन होना चाहिए, पहले से एक के पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, तभी उसका बच्चा क्या माना जाएगा? सिटीजन माना जाएगा, इंडिया में पैदा हुआ। समझ गए? अब देखिए बाई डिसेंट, मतलब क्या है? वंश से कैसे? आपके दादा दादी सब लोग अगर आपके माता पिता इंडियन हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ही सिटीजन हो। ये बहुत सिंपल सा है। तो बाई रजिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको मैंने पहले बताया था, गृह मंत्रालय जो, उसी के पास पावर होती है किसी को भी सिटीजनशिप देने की और कैंसिल करने की। ठीक है, सरकार का जो गृह मंत्रालय है वही सिटीजनशिप का मामला देखता है। तो उसने रजिस्ट्रेशन कुछ रूल बना रखे हैं कि आपको कितने साल तक यहाँ रहना पड़ेगा पहले, फिर आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। तो उस तरह से अगर उस नियमों का पालन करके आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस तरह सिटीजनशिप ले सकते हो। बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, नेचुरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है, बाय टेकिंग ओथ, एक शपथ दिलाई जाती है। ये किसके लिए होता है? किसी आर्टिस्ट वगैरह के लिए। जैसे आप देखते हो कई आर्टिस्ट वगैरह को या कई लोगों को, जैसे अभी नीरज चोपड़ा के, जो नीरज चोपड़ा है ना, जिसने अभी ओलंपिक में अपने लिए गोल्ड जीता है, मतलब जिम्नास्टिक वाली कैटेगरी में इंडिविजुअल में पहला गोल्ड आया है इंडिया के लिए, नीरज चोपड़ा जी लेके आए हैं। तो उनका जो कोच था, ऑस्ट्रेलिया का कोच, उसके लिए सिटीजनशिप दे दी। सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी? उसे बाई ओथ दी जाएगी, उसको ओथ दिलाई जाएगी, शपथ, बस उसको मिल जाएगी सिटीजनशिप। तो ये कुछ रूल थे सिटीजनशिप के। अब देखिए, इससे पहले हम बात करें कि सिटीजनशिप के बारे में और कुछ बात करें, इससे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या सिटीजनशिप टर्मिनेट कैसी होती है? टर्मिनेट का मतलब समझो, कैंसिल कैसे होती है उसके समय। कैंसिल करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके। बाय रिनाउंशिएशन, स्पेलिंग RENUNCIAN, ठीक है, रिनाउंशिएशन। रिनाउंशिएशन में क्या होता है? इसको हिंदी मूल स्वैच्छिक त्याग, तो नाम से ही समझ आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है अपने पूरे होशो हवास में कि भाई मैं भारत का नागरिक नहीं होना चाहता हूँ, तो बस खत्म, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। हाँ, एक केस में, अगर जब उसने ये चाहा है कि वो सिटीजनशिप को त्यागना चाह रहा है, उस वक्त अगर भारत की सरकार युद्ध में व्यस्त है या कोई भी आपातकाल लगा हुआ है, तब उसके लिए मना कर सकती है थोड़ी देर के लिए, जब तक नहीं रहेगा। और हाँ, कोई नाबालिग बच्चा जो है वो नागरिकता नहीं त्याग सकता। रिनाउंशिएशन कब लगता है? स्वैच्छिक त्याग, जब कोई 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है और वो त्यागना चाहता है भारत की सिटीजनशिप को, तब त्यागा जा सकता है। टर्मिनेशन, दूसरा क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन मतलब बर्खास्तगी। बर्खास्तगी का मतलब क्या है? अगर किसी जो कि आर्टिकल 9 में जो लिखा हुआ था, मैंने बोला था ना, ये भी एक तरीका हो गया सिटीजनशिप को त्यागने का। कैसे? आर्टिकल 9 में क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था कि कोई दूसरे देश की अगर आप ले लेते हो, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा बता रहा हूँ, किसी दूसरे देश की अगर आप ले लेते हो सिटीजनशिप, तो आपकी इंडिया की अपने आप क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तीसरा तरीका है, देखिए राइटिंग का छोड़िए, आप मेरी बातों को सुन लीजिए। तीसरा तरीका है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन मतलब वंचित करने द्वारा। वंचित करना कैसे? ये कुल मिला के जो दूसरा तरीका है उसी का थोड़ा बड़ा रूप है कि बर्खास्त, जो हमने बोला था कि बर्खास्त कब हो सकता है। एक तो आर्टिकल 9 में किसी दूसरे देश का अगर सिटीजनशिप ले लेता है, तो और भी कई सारे तरीके हैं। अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की, इलीगल तरीके से, तो उसे सरकार कैंसिल कर सकती है। ठीक है, अगर उसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डिसरेस्पेक्ट शो की हो, तो भी उसकी सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। ठीक है, वॉर के दौरान, मतलब अगर वॉर चल रहा है और किसी दुश्मन से उसने इलीगल क्या है रिलेशनशिप बनाए हों, या कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, बेसिकली राष्ट्र विरोधी कैसे? एंटी नेशनल कोई इन्फॉर्मेशन अगर उसे दे दी हो, तो भी उसको कर सकते हैं। कुल मिला के आपकी समझ आ गई। और हाँ, ऐसे कई सारे तरीके हैं। जैसे पंजीकरण की बात करते हैं अपन, मैंने अभी रजिस्ट्रेशन आपको बताया था। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? रूल्स बनाया हुआ है कि 5 साल आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, तब सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर उन 5 साल के दौरान अगर आप 2 साल जेल में रहे हो,
तो भी आपकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल। समझ रहे हो बात। आपने पहले ले ली नागरिकता कि भाई मैं 5 साल से इंडिया में हूँ और आपको नागरिकता मिल गई, लेकिन बाद में अगर पता चलता है कि आप उन 5 साल के दौरान 2 साल कहाँ थे, जेल में थे, तब भी आपकी नागरिकता क्या हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। ठीक है जी। तो ये कुछ वो थे। अभी बात कर लेते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या इसके बारे में। जैसा कि देखिए, और इंपॉर्टेंट फैक्ट से पहले भी अभी थोड़ा रह गया सिलेबस में, एक होता है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देख कुछ इसमें लिखा हुआ है, देख मैंने नोट्स में लिखा है, समटाइम्स मिस्टेकनली रेफर्ड एज द डुअल सिटीजनशिप। कभी कभी लोग समझते हैं कि ये डुअल सिटीजनशिप है। देखिए पहली बात याद रखिए, भारत में केवल क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। तो डुअल सिटीजनशिप जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं आती। समझ रहे हो बात। डुअल सिटीजनशिप जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये किसी व्यक्ति को अगर दे दी है, ये सम्मान में दी जाती है पहली बात तो, और ऐसे लोगों को दी जाती है। पता है किस लोगों को, जैसे कोई आदमी यहाँ का है इंडिया का, फिर वो कनाडा में हो गया सेट, उसने कनाडा की वो ले ली, तो कनाडा की अगर उसने वो सिटीजनशिप अगर ले ली है तो यहाँ की उसकी क्या हो जाएगी, कैंसिल। लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है तो उसे OCI दे दी जाएगी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इससे क्या है, वो वोट नहीं डाल पाएगा, ना वो इलेक्शन लड़ सकता है, और वो सिटीजनशिप है, वो सिटीजन है ही नहीं बेसिकली। उससे क्या एक फ़ायदा है कि वो इंडिया में मल्टीपल एंट्री कर सकता है। मल्टीपल एंट्री का मतलब क्या है, घूमने आ सकता है अलग अलग तरीक़ों से, सिर्फ के दौरान सिर्फ से आना चाहता है या और भी कई तरीक़ों से, तो वो एक तरह से बस घूमने के पर्पज़ से उसे यूज़ कर सकता है, ट्रैवलिंग पर्पज़ से। तो OCI या ओवरसीज सिटीजनशिप का आपके मेरे ख्याल से अब मतलब समझ में आ गया होगा। ऐसे लोगों को दी जाती है जो रिक्वेस्ट करते हैं या पहले इंडिया के रह चुके होते हैं, और भी सरकार चाहे तो किसी भी आदमी को ये दे सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब देखिए इसके बारे में अगर इस लेक्चर से अगर कुछ भी रह गया होगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा, अगर मुझे कुछ भी मिलेगा ऐसा। और तो हम नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं अपन, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट और DPSP, मूल अधिकार और संविधान के नीति निर्देशक तत्व, इस बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, आपको ना चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। देखिए चैनल स्टार्ट किया है, आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है ये वीडियो बनाने के लिए। समझ रहे हो बात। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। ठीक है, अपने मेरे ख्याल से चैनल इतना छोटा, आपको सपोर्ट करने के लिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर जरूर लगाना चाहिए ये वीडियो को। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।